सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सीड ड्राइंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, बीज सुखाई सिद्धांत व विधियाँ। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो हम लोग सीड ड्राइंग या बीज सुखाई को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो बीज सतह से नमी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बीज सुखाई कहते हैं। तो सीड की जो सरफेस होती है उसके ऊपर मॉइस्चर या जो नमी उपस्थित होती है उसका इवेपोरेशन या वाष्पीकरण जो है वो क्या कहलाता है, बीज सुखाई या सीड ड्राइंग कहलाता है। अब बीज के अंदर या सीड के इनसाइड हम लोग कह सकते हैं कि नमी उपस्थित होती है या मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। ये नमी धीरे धीरे सीड की सरफेस पर आ जाती है या बीज की सतह पर धीरे धीरे ये जो नमी है वो आ जाती है। क्योंकि अधिक नम बीजों को अधिक तापमान पर सुखाने से अगर जो नमी प्रतिशत है बीजों का या मॉइस्चर कंटेंट जो है सीड के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और हमने उनको सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या तापमान या अधिक तापमान या मोर टेम्परेचर हमने यूज़ कर लिया सुखाने के लिए या ड्राइंग के लिए, तो इससे क्या होगा, उनके जलने व नष्ट होने का भय रहता है। वो बर्न हो सकते हैं, ठीक है, झुलस सकते हैं और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उनके अंदर का जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सुखाई तापमान है यानी कि जो ड्राइंग टेम्परेचर होता है वह बीज नमी जो सीड मॉइस्चर होती है इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है या ऋणात्मक संबंध होता है। इसका मतलब सुखाई तापमान उतना ही कम रखा जाएगा जितनी बीज नमी अधिक होगी, या हम कह सकते हैं बीज नमी जितनी अधिक होगी सुखाई तापमान उतना ही कम होगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव रिलेशन या ऋणात्मक संबंध इनमें होता है। तो इस फ्लोचार्ट में हम लोग समझ सकते हैं मॉइस्ट सीड है, हमारे पास नम बीज हैं। हम लोगों को क्या करना है, इनकी ड्राइंग करनी है या सुखाई करनी है जिससे ये मॉइस्ट सीड या नम बीज ड्राई सीड्स यानी कि शुष्क बीजों के अंदर परिवर्तित हो जाए। तो ड्राइंग करने के लिए या शुष्कन के लिए, सुखाई करने के लिए हमें एक टेम्परेचर या तापमान जो है वो देना पड़ेगा इन बीजों को, और इसी टेम्परेचर को या तापमान को ड्राइंग टेम्परेचर या सुखाई तापमान कहा जाता है। अब इस टेम्परेचर को अगर अपने T से शो करें और सीड के अंदर जो मॉइस्चर या नमी होती है उसको M से प्रदर्शित करें, तो T और M के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो T व्युत्क्रमानुपाती M, या हम कह सकते हैं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल M, या हम कह सकते हैं T समानुपाती 1/m या T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो इस प्रकार से M अगर ज़्यादा है तो T हमें कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे M क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, और T क्या है, ड्राइंग टेम्परेचर है। तो इस टेबल से हम लोग समझ सकते हैं कि सीड मॉइस्चर और ड्राइंग टेम्परेचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन किस तरह से है। तो एक तरफ हमें बीज नमी सीड मॉइस्चर दे रखी है, M की वैल्यू दे रखी है, और दूसरी तरफ सुखाई तापमान या ड्राई टेम्परेचर T की वैल्यू जो है वो दे रखी है। अगर सीड्स के अंदर, बीजों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 10% है, 10% से कम है, तो हमें इन्हें सुखाने के लिए 110 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अगर बीजों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 10 से 18% है यानी कि बढ़ जाता है, तो हमें सुखाई तापमान को कम करना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इनको सुखाने के लिए तापमान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर बीजों के अंदर नमी की मात्रा 18 से 30% है, तो इन बीजों को सुखाने के लिए हमें तापमान कम रखना पड़ेगा, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे बीजों के अंदर जो नमी की मात्रा है या मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो सुखाई तापमान है या ड्राइंग टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। इस प्रकार से ड्राइंग टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन या ऋणात्मक संबंध होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नमी की मात्रा या मॉइस्चर कंटेंट। तो बीज भंडारण के लिए जो बीज नमी की उपयुक्त मात्रा है या सीड मॉइस्चर जो है उसकी सुइटेबल कंटेंट जो है वो कई फैक्टर्स के ऊपर या कारकों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे भंडारण का प्रकार, हम लोग जो स्टोरेज कर रहे हैं वो किस टाइप का है, ओपन के अंदर स्टोर कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी रूम के अंदर, कमरे के अंदर कर रहे हैं, और कमरे के अंदर फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा भंडारण के समय, मतलब कितने समय तक, कितने टाइम तक, अगर हम लंबे समय तक भंडारण कर रहे हैं तो बीज की नमी अलग होनी चाहिए, कम टाइम के लिए भंडारण कर रहे हैं तो बीज की नमी अलग होनी चाहिए। इसके अलावा फसल के प्रकार पर, यानी टाइप ऑफ क्रॉप की फसल जो है वो किस प्रकार की है, वो मक्का है, सरसों है, कपास है, इस तरह से अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की जो बीज नमी है वो उपयुक्त मानी जाती है। तो इन तीन कारकों के ऊपर जो सीड मॉइस्चर
कंटेंट है, सुइटेबल जो है वो डिपेंड करता है। इस प्रकार विभिन्न फसलों के बीजों में जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनके सीड्स में बीज भंडारण के लिए जो उपयुक्त नमी प्रतिशत होता है या सीड स्टोरेज के लिए जो सुइटेबल मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है या भिन्न भिन्न होता है। तो इस फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट। तो नमी प्रतिशत अगर हम ओपन स्टोरेज के अंदर कर रहे हैं तो अलग कंडीशंस होंगी, और अगर एयर टाइट स्टोरेज के अंदर कर रहे हैं तो अलग कंडीशंस होंगी। अगर हम एयर टाइट स्टोरेज में कर रहे हैं तो 9% मॉइस्चर कंटेंट जो है सुइटेबल होता है स्टोरेज के लिए। अगर ओपन स्टोरेज कर रहे हैं तो दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं कि हम लोग कितने टाइम के लिए स्टोरेज कर रहे हैं। अगर हम अप टू 1 ईयर, सिर्फ 1 वर्ष के लिए स्टोरेज कर रहे हैं तो 11 से 13% जो मॉइस्चर है या नमी है वो सुइटेबल होती है। और अगर हम फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए यानी मोर देन 1 ईयर अगर हम स्टोरेज या भंडारण कर रहे हैं तो 8 से 10% जो बीज नमी है वो उपयुक्त होती है स्टोरेज के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग इस टेबल से देख सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो सुइटेबल सीड मॉइस्चर कंटेंट है या उपयुक्त नमी का प्रतिशत है वो अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बात करें धान्य फसलें या सीरियल्स की तो इनके लिए 12% जो बीज नमी प्रतिशत है वो उपयुक्त माना जाता है। कपास व सोयाबीन, कॉटन एंड सोयाबीन की बात करें अगर अपने तो इनमें 10% जो बीज नमी प्रतिशत है वो उपयुक्त माना जाता है भंडारण के लिए। दालें या पल्सेस की बात करें तो इनमें 9% जो सीड मॉइस्चर कंटेंट है वो उपयुक्त माना जाता है भंडारण के लिए। उसी प्रकार से तेल बीज या ऑयल सीड जो क्रॉप्स होती हैं जैसे मस्टर्ड वगैरह हैं तो उनमें 8 से 10% जो सीड मॉइस्चर कंटेंट है वो उपयुक्त माना जाता है स्टोरेज के लिए। और लास्ट में सब्जियां या वेजिटेबल्स की बात करें तो इनमें 8% जो सीड मॉइस्चर कंटेंट है, बीज नमी प्रतिशत है, वो भंडारण के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद बीज में जो नमी की मात्रा है या सीड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, अगर हम निर्धारित स्तर से, निर्धारित स्तर का मतलब एक फिक्स लेवल होता है, जैसे मान लीजिए 8%, 12% या 11% या 13% जितना भी है, उस निर्धारित स्तर से या डिटरमाइंड लेवल से 1% घटाकर अगर हम 1% नमी को घटा देते हैं और भंडारण करते हैं तो ऐसा करने से उसका जो लाइफ टाइम है या आयु काल है वो 2 गुना हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस पे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे m क्या है, निर्धारित स्तर है किसका, बीज नमी का, -1% हमने 1% इस m से 1% कम कर दी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, स्टोरेज लाइफ या भंडारण काल या आयु काल जो है उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से हमने स्टोरेज को मल्टीप्लाई किया है, स्टोरेज लाइफ को। तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे बीज सुखाई का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सीड ड्राइंग। तो बीज सुखाई जो है या सीड ड्राइंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है या निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है बीज व वायु के वाष्प दाब पर। जो वेपर प्रेशर होता है सीड एंड एयर के बीच में, उस पर सीड ड्राइंग डिपेंड करती है। बीज सुखाई के लिए आवश्यक है या सीड ड्राइंग हो, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो ये है कि बीज का जो वाष्प दाब है, सीड के अंदर का जो वेपर प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक जो वेपर प्रेशर होता है उससे अधिक हो। ठीक है ना, सीड का वाष्प दाब अधिक हो और वायुमंडल का वाष्प दाब कम हो। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी सीड का जो वेपर प्रेशर है वो मोर होना चाहिए और एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेशर है वो लो होना चाहिए या लेस होना चाहिए। अगर बीज व वायुमंडलीय वाष्प दाब यानी बीज का वाष्प दाब, सीड वेपर प्रेशर व एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर यानी वायुमंडलीय वाष्प दाब, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अर्थात नमी न तो बीज से बाहर जाएगी, जो नमी है वो बीज से बाहर नहीं निकलेगी, और ना ही वायुमंडल से जो नमी है वो बीज के अंदर प्रवेश करेगी। इसका मतलब क्या होगा, बीज की ना तो सुखाई होगी और ना ही बीज और अधिक नम होगा। तो इसको साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम का स्टेट कह देते हैं। वायुमंडलीय वाष्प दाब या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक जो वेपर प्रेशर है, यदि बीज के वाष्प दाब से अधिक हो, यदि सीड का जो वेपर प्रेशर है उससे मोर हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर कम है, सॉरी एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर अधिक है
या हम कह सकते हैं वायुमंडलीय वाष्प दाब अधिक है और बीज का जो वाष्प दाब है या सीड का जो वेपर प्रेशर है वो कम है, तो ऐसा होने से क्या होगा, जो नमी है या मॉइस्चर है वो वायुमंडल से बीज में प्रवेश करने लग जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से वो कहाँ जाएगी, सीड के अंदर एंटर करने लग जाएगी। इससे क्या होगा, जो सीड के अंदर नमी प्रतिशत है या बीज में जो नमी की मात्रा है वो और अधिक बढ़ने लग जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे PS का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सीड, PA का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो वाष्प दाब है बीज का वो PS है और जो वायुमंडल का वाष्प दाब है वो PA है। अगर PS इज मोर देन PA यानी PS जो है वो PA से बड़ा है तो सीड ड्राइंग होगी या बीज की सुखाई होगी। लेकिन अगर PS और PA ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। तो इसका मतलब ना तो नो ड्राइंग, ना तो सीड की सुखाई होगी बीज की, और नो मॉइस्टनिंग, ना ही बीज और अधिक नम होगा। तीसरी कंडीशन है अगर PS लेस देन PA है यानी कि PA लार्ज है, बड़ा है, और PS छोटा है, तो इस कंडीशन में सीड मॉइस्चनिंग होती है यानी कि बीज जो है वो और अधिक नम होता चला जाता है, तो नमी जो है बीज के अंदर बढ़ती जाती है। अब होता क्या है, जिस प्रकार ऊष्मा देने से अगर हम किसी लिक्विड को, द्रव को ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो उसका वाष्प दाब बढ़ता है या उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। सिमिलरली या हम कह सकते हैं उसी प्रकार से ऊष्मा देने पर या हीट देने पर जो बीज है या सीड है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है या उसका जो वाष्प दाब है वो बढ़ता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो एक बीकर के अंदर लिक्विड है। लिक्विड को अगर हम हीट देते हैं या हम कह सकते हैं द्रव को अगर हम ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने से इस लिक्विड का वेपर प्रेशर या वाष्प दाब बढ़ेगा और जो द्रव है वो वाष्प में या हम कह सकते हैं गैस के अंदर परिवर्तित होगा और ये एटमॉस्फेयर के अंदर या वायुमंडल के अंदर प्रवेश करने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बीज को, बीकर के अंदर बीज डाले हुए हैं, इन बीजों को अगर हम हीट देते हैं या हम कह सकते हैं कि इनको ऊष्मा देते हैं, तो ऐसा करने से इन बीजों के अंदर का भी वेपर प्रेशर या जो वाष्प दाब है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे इन बीजों के अंदर जो नमी उपस्थित होती है वो वायुमंडल में प्रवेश करने लग जाती है। तो ये सारे का सारा प्रिंसिपल है कि जो सीड ड्राइंग है या बीज सुखाई है वो किस तरह से होती है। अब बीज की जो बाह्य सतह है या सीड की जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उसके ऊपर जो नमी उपस्थित होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है सीड की सरफेस के ऊपर, उसका एवेपोरेशन या वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है। लेकिन जो नमी बीज के अंदर उपस्थित होती है यानी कि बीज की जो आंतरिक नमी है, सीड की जो इंटरनल मॉइस्चर है, उसका वाष्पीकरण या एवेपोरेशन डिफिकल्ट होता है या कठिन होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इस आंतरिक नमी को, इस इंटरनल मॉइस्चर को सतह पर लाया जाता है यानी सरफेस पर लाया जाता है। धीरे धीरे वो सरफेस पर आती है और फिर सरफेस से इसका वाष्पीकरण या इवेपोरेशन होता है। इसीलिए इसके वाष्पीकरण को कठिन माना जाता है। आंतरिक नमी को बीज की सतह पर लाने के लिए अगर हम इंटरनल मॉइस्चर जो है सीड के अंदर की उसको सरफेस पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए दो मेन फैक्टर्स या कारकों का उपयोग किया जाता है। एक तो है दाब या प्रेशर और दूसरा है ताप यानी कि टेम्परेचर। तो इन दोनों का यूज जो है वो इसके लिए किया जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये सीड है और सीड के अंदर दो तरह की मॉइस्चर है। एक मॉइस्चर तो आउटर है जो कि इसकी बाहरी सतह पर उपस्थित है जिसको आउटर मॉइस्चर बोल देते हैं, और दूसरी इसके अंदर उपस्थित नमी है जिसको इनर मॉइस्चर बोल देते हैं। जो आउटर मॉइस्चर है या बाहरी सतह पर उपस्थित जो नमी है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाती है, इवेपोरेट इजिली या आसानी से इसका वाष्पीकरण हो जाता है। लेकिन जो इनर मॉइस्चर है, आंतरिक जो नमी है, ये डिफिकल्ट टू इवेपोरेट यानी कि इसका जो वाष्पीकरण है वो कठिन होता है। कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू सरफेस, सबसे पहले जो आंतरिक नमी है इसको सतह पर आना पड़ता है, देन इवेपोरेट, और उसके पश्चात इसका वाष्पीकरण होता है। और इन दोनों स्टेप्स के लिए हम लोग प्रेशर व टेम्परेचर यानी कि दाब और ताप का उपयोग जो है वो करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो एयर होती है या वायु होती है उसकी अधिकतम सुखाई क्षमता या मैक्सिमम ड्राइंग कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है? 4 to 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट होती है। ठीक है, 4 से 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट जो है वो इसकी अधिकतम सुखाई क्षमता होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे बीज सुखाई के प्रकार या टाइप्स ऑफ सीड ड्राइंग।
तो बीज की जो सुखाई है या सीड ड्राइंग जो है वो दो टाइप से की जा सकती है, दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो है प्राकृतिक सुखाई या नेचुरल ड्राइंग, जिसमें हम लोग किसी भी मशीन वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा आता है यांत्रिक सुखाई या मैकेनिकल ड्राइंग। इसके अंदर हम लोग सीड ड्रायर्स का यूज़ करते हैं, जो बीज सुखाई यंत्र हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक सुखाई की, नेचुरल ड्राइंग की। तो नेचुरल ड्राइंग या प्राकृतिक सुखाई जो है इसको आगे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फोर्स्ड नेचुरल एयर ड्राइंग और दूसरा है फोर्स्ड हीटेड एयर ड्राइंग। तो इस फोर्स्ड नेचुरल एयर ड्राइंग के अंदर हम लोग नेचुरल एयर यूज़ करते हैं। इसका मतलब जैसी हवा वायुमंडल के अंदर वायुमंडल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित है उसी एयर का यूज़ किया जाता है। जबकि फोर्स्ड हीटेड एयर ड्राइंग की बात करें तो इसके अंदर जो एयर है उसको बर्नर की हेल्प से गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या करके। सबसे पहले फोर्स्ड नेचुरल एयर ड्राइंग की बात करते हैं। तो जो सामान्य गोदाम होते हैं उनमें स्वतंत्र वायु प्रवाह के लिए खिड़कियां रखी जाती हैं, वेंटिलेटर्स या वेंटिलेशन रखा जाता है, खिड़कियां रखी जाती हैं ताकि उनमें फ्री जो एयर सर्कुलेशन है वो हो सके, स्वतंत्र वायु प्रवाह उनमें हो सके। जो मॉडर्न गोडाउन्स होते हैं या आधुनिक जो गोदाम होते हैं उनमें वायु को तेज गति से प्रवाहित करने के लिए या एयर को फास्टली या फास्ट रेट से सर्कुलेट करने के लिए विद्युत पंखों का उपयोग किया जाता है या इलेक्ट्रिक फैंस जो है उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फोर्स्ड का मतलब ये है कि तेजी से जो वायु है उसको गोदामों के अंदर भेजा जाता है। बाहरी वायु जो पूर्णतः शुष्क होती है, वायुमंडल के अंदर जो बाहरी एयर है वो ड्राई होती है, कंप्लीटली ड्राई या पूर्णतः शुष्क होती है, उसके अंदर नमी नहीं होती है, वह गोदामों में प्रवाहित होती है। वो क्या करती है, गोडाउन के अंदर सर्कुलेट करती है। तो सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन होने से जो बीज हैं वो सूख जाते हैं। जो सीड के अंदर नमी होती है वो इस ड्राई एयर के अंदर या शुष्क वायु के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे बीज सूख जाते हैं। ऐसा केवल शुष्क महीनों में ही संभव है। जो ड्राई मंथ्स होते हैं केवल तभी वायुमंडल की जो एयर है या हवा है उसके अंदर वो शुष्क होती है, उसके अंदर नमी नहीं होती। तो केवल शुष्क महीनों में या ड्राई मंथ्स के अंदर ही ये पॉसिबल है या संभव है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये पूरे का पूरा एक गोडाउन है। इस गोडाउन के अंदर सीड लॉट्स यानी बीज ढेर जो हैं वो रखे हुए हैं और एक तरफ हमने इलेक्ट्रिक ब्लोअर, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक ब्लोअर लगे हुए हैं। इस तरफ भी दो इलेक्ट्रिक ब्लोअर लगे हुए हैं और इस तरफ भी दो इलेक्ट्रिक ब्लोअर लगे हुए हैं। तो होता क्या है, जो ड्राई एयर है जो कि वायुमंडल की या एटमॉस्फेयर की होती है, इस ड्राई एयर को या शुष्क हवा को इलेक्ट्रिक ब्लोअर की हेल्प से तेजी से गोडाउन के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, बाहर से तेजी से इस गोडाउन के अंदर भेजा जाएगा। गोडाउन के अंदर जब ये प्रवेश करती है हवा तो पूरी तरह से शुष्क होती है। गोडाउन के अंदर ये किसके संपर्क में आती है, जो सीड लॉट्स रखे होते हैं, बीज ढेर रखे होते हैं, उन बीजों के संपर्क में आती है। तो बीजों के अंदर जो नमी होती है वो इस शुष्क हवा में प्रवेश कर जाती है और फिर इस नम हवा इस तरह से जो हवा है वो क्या हो जाती है, नम हो जाती है, या जो एयर है वो मॉइस्ट हो जाती है। तो इस मॉइस्ट एयर या नम वायु को फिर इलेक्ट्रिक ब्लोअर, जिसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, इन एग्जॉस्ट की हेल्प से बाहर गोडाउन के बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकलने वाली जो हवा है या वायु है ये कैसी होती है, मॉइस्ट एयर होती है या नम हवा होती है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है वो काम करता है। उसके बाद दूसरा टाइप है फोर्स्ड हीटेड एयर ड्राइंग। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, बर्नर हीटर का यूज़ करते हैं। तो बर्नर हीटर की सहायता से जो बाहरी वायु है या आउटर जो एयर होती है उसको हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तथा फिर इसे गोदाम में या गोडाउन के अंदर इसको सर्कुलेट किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अब गर्म हवा है और साथ में शुष्क भी है। तो शुष्क और गर्म हवा जो है वो अधिक प्रभावी ढंग से या ज़्यादा इफेक्टिवली सीड ड्राइंग या बीजों की सुखाई करती है। इस प्रिंसिपल का जो यूज़ है या इस सिद्धांत का जो उपयोग है वो अनेक प्रकार के आधुनिक सुखाई यंत्रों में किया जाता है। बहुत सारे आजकल सीड ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं, सुखाई यंत्र यूज़ किए जाते हैं, उनमें इस सिद्धांत का या इस प्रिंसिपल का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बर्नर हीटर है। तो कूल ड्राई एयर, ठंडी शुष्क हवा जो है वो इस बर्नर हीटर के अंदर से पास होगी और आगे इलेक्ट्रिक ब्लोअर लगा होगा। तो फोर्स्ड हीटर, तो एक तो ये इलेक्ट्रिक ब्लोअर क्या करता है, इस एयर को या वायु को तेज गति प्रदान करता है, तो ये फास्टली एंटर करेगी। साथ में बर्नर हीटर है, तो बर्नर हीटर क्या करेगा, इस कूल ड्राई एयर को हीट कर देगा। तो हॉट ड्राई एयर जो है वो फास्ट रेट से इलेक्ट्रिक ब्लोअर से निकलेगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड हीटेड एयर ड्राइंग।
उसके बाद दूसरा आता है यांत्रिक सुखाई या मैकेनिकल ड्राइंग हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग सीड ड्रायर्स या बीज सुखाई यंत्रों का उपयोग करते हैं। इसे कृत्रिम सुखाई भी कहा जाता है, इसको आर्टिफिशियल ड्राइंग भी कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्म या सामान्य वायु को, या तो नॉर्मल एयर होती है या फिर हीट हॉट एयर होती है, तो इसको तीव्र गति से या फास्ट रेट से बीज सुखाई यंत्र में भेजा जाता है, यानी कि सीड ड्रायर्स के अंदर इनको एंटर करवाया जाता है। और बीज सुखाई यंत्र के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, नम बीज या मॉइस्ट सीड्स होते हैं जो कि ड्राई हो जाते हैं। अब इसके लाभ या बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला लाभ ये है कि तुरंत सुखाई हो जाती है, क्विक ड्राइंग हो जाती है। इसका मतलब बहुत कम टाइम के अंदर हम लोग फटाफट जो बीज की सुखाई है या सीड की ड्राइंग है वो कर सकते हैं। दूसरा है बड़ी मात्रा में सुखाई या लार्ज क्वांटिटी ड्राइंग, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग बीजों की सुखाई बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका बेनिफिट रहता है। तीसरा है उपयोग में उपकरण, इक्विपमेंट यूज, तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो है सीड ड्रायर्स या बीज सुखाई यंत्र उसको बोल देते हैं। तो सीड ड्रायर्स का यूज जो है वो इसमें करते हैं। विभिन्न प्रकार के बीज सुखाई यंत्रों की हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड ड्रायर्स। तो यहाँ पे दो तरह के सीड ड्रायर्स की हम लोग बात करेंगे। एक तो होता है बैच बिन ड्रायर, जिसको मेटल बिन ड्रायर भी कहा जाता है, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर। तो इन दो तरह के ड्रायर्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आता है बैच बिन ड्रायर, जिसको मेटल बिन ड्रायर भी कहा जाता है। इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो बॉडी है वो धातु की बनी होती है, तो मेटेलिक बॉडी होती है, मेटल की बनी होती है। इसमें एक बार में बीज की निश्चित मात्रा को ही सुखाया जा सकता है। तो एक बार जो बीज इसके अंदर डाले जाते हैं, केवल उतने ही बीज जो हैं उनकी निश्चित मात्रा को ही ये ड्राई करता है या सुखाया जा सकता है इसमें। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, तो ये पूरे का पूरा जो डायग्राम है वो किसका है, बैच बिन ड्रायर का है। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे एक बर्नर हीटर लगा हुआ है, और इस बर्नर हीटर के साथ ये एक फैन भी लगा हुआ है। तो कूल ड्राई एयर जो है वो इसके अंदर एंटर करती है, और फिर यहाँ से ये हॉट एयर, हॉट ड्राई एयर जो है वो एंटर परफोरेटेड जो फ्लोर होता है इसका, ये देखो यहाँ पे छिद्र बने हुए हैं, इन छिद्रों से ये जो हॉट ड्राई एयर है या गर्म शुष्क हवा है ये प्रवेश करती है इस बैच बिन ड्रायर के अंदर। अब देखो जो ग्रेन इनलेट, यहाँ पे ग्रेन इनलेट लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग ग्रेन्स को या सीड्स को डालते हैं इस बैच बिन ड्रायर के अंदर। अब यहाँ पे तीन तरह के जो लेयर्स हैं या तीन तरह के जोन्स बनते हैं। यहाँ पे एक तो वेट ग्रेन्स का जोन बनेगा, एक बनेगा ड्राइंग जोन, और तीसरा बनेगा ड्राई ग्रेन्स। तो जो हॉट ड्राई एयर है वो क्या करेगी, सीड्स को ड्राई करेगी। यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पे शुष्क बीज होंगे या ड्राई ग्रेन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हॉट ड्राई एयर या शुष्क गर्म हवा जो है वो पहुँच रही है। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा जोन होगा जहाँ पर बीज सूख रहे होंगे या जिनकी ड्राइंग हो रही होगी, जिसको ड्राइंग जोन कहा जाता है। ये 1 से 2 फीट इसका जो साइज है वो हो सकता है। उसके बाद फिर सबसे ऊपर की तरफ वेट ग्रेन्स या नम बीज होंगे जिनकी सुखाई अभी तक हुई नहीं है, अभी तक इनकी सुखाई होगी। तो ये जो हॉट ड्राई एयर है वो इन बीजों से होकर पास होगी, और जो आउटलेट्स, एयर आउटलेट्स बनी होती हैं, इन एयर आउटलेट से एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से जो एयर निकलती है वो कैसी होती है, जो हॉट है वो उतनी हॉट नहीं रहती, तो ठंडी हो जाती है ये, या हम कह सकते हैं चलो हॉट तो है लेकिन ये ड्राई नहीं रहती, बल्कि कैसी हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। तो हॉट मॉइस्ट एयर जो है वो इन आउटलेट से बाहर निकलती है। अब यहाँ पे ग्रेन आउटलेट बना होता है, तो जो ड्राई ग्रेन्स हैं वो यहाँ से बाहर निकाल लिए जाते हैं। जब पूरी तरह से यहाँ तक जो सीड्स हैं वो या ग्रेन्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं या सूख जाते हैं, तो फिर इस ग्रेन आउटलेट को ओपन कर दिया जाता है और सारे के सारे सीड्स को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है बैच बिन ड्रायर का। उसके बाद दूसरा टाइप हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर। तो इसमें बीज की बड़ी मात्रा को या लार्ज अमाउंट को सीड की उसको सुखाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं उसको ड्राई किया जा सकता है। यह बिना रुके लगातार काम करता रहता है। इसका मतलब लगातार कंटिन्यूअसली हम लोग इसमें बीज बाहर से डालते रहते हैं, और दूसरी तरफ से जो सूखे हुए बीज हैं वो निकलते रहते हैं। तो लगातार बिना रुके ये काम कर सकता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें क्या होता है अभी, सबसे ऊपर की तरफ आपको इनलेट मिलेगा, ग्रेन इनलेट इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो नम बीज हैं या वेट सीड्स हैं उनको लगातार डालते रहते हैं। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वेट सीड होल्डर। नम बीज को होल्ड करने वाला जो एक उपकरण है। यहाँ से बीज जो है वो कहाँ जाएंगे, इन पाइप्स के अंदर जाएंगे, दोनों पाइप्स में जाते हैं।
अब ये जो दोनों पाइप्स हैं, ये आगे चलकर क्या होती हैं, परफोरेटेड होती हैं। यहाँ पे छिद्र आपको दिख रहे होंगे, तो दोनों तरफ छिद्र होते हैं। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर से जो ग्रेन्स हमने डाले हैं वो पास नहीं हो सकते, लेकिन जो एयर है या हवा है वो इनमें से पास हो सकती है, इन पोर्स में से या इन छिद्रों में से। तो होता क्या है, सबसे ऊपर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, हीटेड एयर या जो गर्म हवा है वो इन अंदर से बाहर की तरफ पास करवाई जाती है। तो जब बीज यहाँ से गुजरते हैं, इस हीटेड एयर या गर्म हवा के संपर्क में आते हैं, जिससे ये बीज सूख जाते हैं। उसके बाद फिर अब बीज गर्म हो गए, गर्म बीज जो हैं उनके अंदर के भ्रूण के नष्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उन बीजों का ठंडा होना जरूरी होता है। तो उसके बाद नीचे की तरफ एक जोन होता है कूल्ड एयर का, जहाँ से हम लोग ठंडी हवा इन छिद्रों में से बाहर की तरफ पास करवाते हैं दोनों तरफ। तो होता क्या है, जब गर्म बीज इस एरिया में से गुजरते हैं तो ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, जिससे इन बीजों का जो तापमान है वो कम हो जाता है, ये बीज क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ठंडे बीज जो हैं वो इस ऑगर के अंदर आ जाते हैं। तो इस ऑगर के अंदर पहुंचने के बाद इन बीजों को इस ऑगर से आगे पास कर दिया जाता है, और ड्राई सीड आउटलेट, शुष्क व ठंडे बीज जो हैं वो इस आउटलेट से बाहर निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ये जो सीड ड्रायर है या बीज सुखाई यंत्र है, ये काम करता रहता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।